आज हम लोग जानेंगे 12वीं कक्षा के अध्याय 1 जो हम लोगों का है जीवों में जनन, यानी अंग्रेजी भाषा में बोलें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी जीवों का मौलिक गुण जो क्या होता है उसे अपने ही जैसे जाति की सत्ता को बनाए रखने में मदद करती हैं। यानी कि जो आपके सजीव हैं जिसके अंतर्गत आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, उसमें होता क्या है कि जो उनके प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे उसमें कोशिका होता है, जीव द्रव होते हैं, उपापचय की प्रक्रिया होती हैं, श्वसन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, और उन्हीं में जो है प्रजनन के साथ साथ उत्सर्जन हो गए, आपके संवेदनशीलता हो गए और साथ साथ मृत्यु होती है। ये सजीवों के क्या हैं, प्रमुख कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की यानी प्रजनन की, तो जो है यह जीवों का क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो प्रजनन को जो है ना हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शंस जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है या जैविक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित जीव अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतति या संतानों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे उसकी जाति की सत्ता क्या होती हैं, इस पृथ्वी पर बनी रहती हैं। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो प्रजनन जो होता है ना सजीवों का क्या होता है, मौलिक गुण होता है। क्या होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। तो क्या है, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रोसेस होता है, वे जीव जो नए जीवों को जन्म देते हैं, यानी एक परिपक्व जीव जो है नए जीवों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो जीव नए जीवों को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी पेरेंट्स कहते हैं। एवं उत्पन्न हुए जीव को क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। तो याद रखना है, प्रजनन की प्रक्रिया में वे जीव जो नए जीव को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी पेरेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ आपके कैट हो गए, डॉग हो गए, कॉ हो गया, यहाँ पर जो है मेल और फीमेल क्या है, मम्मी पापा क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। और उत्पन्न संतान जो होते हैं ना, ये क्या हो गए, आपके ऑफस्प्रिंग्स हो गए। फिर क्या होगा कि उत्पन्न संतति में वृद्धि होगी जो है, उसके बाद परिपक्वता होगी और प्रजनन की क्रिया करेंगे और वो पुनः जो है ना अपने जैसे जीवों को जन्म देंगे। अब आ जाते हैं प्रजनन के कार्य पर। तो प्रजनन के कौन कौन से कार्य हैं, तो पहला कार्य है जाति की सततता को बनाए रखना, दूसरा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशंस जो है संगठन करना, और उसके बाद है विभिन्नता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी जीवधारी का क्या होता है, किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को हम लोग उस जीवधारी का जीवन काल यानी जीवन आयु कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी जीवधारी क्या होता है, जन्म लेता है ना, और उनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो कितना वर्ष जिया है ना, कितना वर्ष जो है ना अपना लाइफ व्यतीत किया, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस जीवधारी का जीवन आयु कहते हैं, यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना है कि लाइफ स्पैन जो होता है ना किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी जीवधारी आकार में बहुत बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह लंबे समय तक जीवित रहेगा, और किसी भी जीवधारी का अगर आकार क्या है, छोटा है, तो वह कम ही समय तक जीवित रहेगा। लाइफ स्पैन जो होता है ना किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अमीबा यानी कि जो आपके एक कोशिकीय प्राणी हैं वे पूरी तरह से क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, दो हिस्सों में विभक्त होते हैं ना, और इस प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। याद रखना है। एवं कोशिका द्रव बढ़ता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस तरह से परिपक्व अमीबा जो है ना दो नए अमीबा का निर्माण करता है, और दोनों बटा हुआ टुकड़ा जो है दो नए संतति अमीबा को जन्म देते हैं।
अतः अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील प्राणी, यानी इसे हम लोग अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है अमीबा, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी जो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। तो एक परिपक्व अमीबा जो होता है ना, वो क्या हो जाते हैं, 2 छोटे नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से एक परिपक्व अमीबा जो है ना, क्या होता है, वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। तो याद रखने हैं, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बाइनरी फिजन्स होता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो क्या करते हैं, ये बहु विभाजन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो प्रजनन होता है ना, किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीवधारियों में प्रजनन की जो प्रक्रिया होती हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा होता है। तो यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। तो पहला जो हम लोग करेंगे वो है आपका आवास स्थान। क्या है, आवास स्थान पर निर्भर करता है कि वे जीव कहाँ रह रहे हैं। दूसरा है आंतरिक संरचना और उसके बाद है क्रियाविधि, पर्यावरणीय प्रभाव। तो ये आपके हो गए 3 फैक्टर्स, वास स्थान यानी हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा है आंतरिक संरचना और क्रियाविधि है और उसके बाद है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी जीवधारियों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, इन बातों पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देखें कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, यानी प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें कितने मेंबर्स भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग ना प्रजनन को क्या करते हैं, 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। पहला है वो है आपका अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, और जो दूसरा है वो क्या है, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं यह एक क्या है, जनकीय प्रक्रिया है, यानी इसमें क्या करते हैं, जनक भाग लेते हैं। इसमें ना तो युग्मक का विकास होता है और ना ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो होते हैं वह अपने जनक से यानी माता पिता से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। बहुत बार पूछा भी गया है 12वीं कक्षा में कि क्लोन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपके क्लोन है ना, लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानें होती हैं जो अपने माता पिता से यानी पेरेंट सेल से क्या होता है, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इस प्रकार के उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन के कौन कौन से गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि यह एक जनकीय प्रक्रिया है ना, तो इसमें करेंगे, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा जो है भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, यह एक क्या है, जनकीय प्रक्रिया है, यानी पेरेंटल प्रोसेस है। यह एक सरल तथा तीव्र प्रक्रिया है, यानी कि सिंपल तथा फास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी कि इसमें मियोसिस का बंटवारा जो होता है ना, वो नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि युग्मक नहीं बनते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना युग्मक का फॉर्मेशंस नहीं होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि निषेचन नहीं होने के कारण जो है ना युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अगला कि उत्पन्न संतति अपने जनकों से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम लोग अभी देखें, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली होते हैं। अतः इस प्रकार के संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती हैं, काफ़ी अधिक होती हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके
एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में। इसमें क्या होता है, मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं। तो पॉइंट्स याद रखने हैं अलैंगिक प्रजनन के कैरेक्टर्स में। इसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेते हैं। यह एक क्या है, जनिकीय प्रक्रिया है। यह क्या है, सरल तथा तीव्र प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मक नहीं बनते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर मिलान भी नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होने के कारण युग्मनज का विकास जो है नहीं होगा। और उत्पन्न संतति क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। तो इस प्रकार के उत्पन्न संतति को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। उत्पन्न संतति की जो संख्या होती है, संतानों की जो संख्या होती है ना, वह क्या होती हैं, काफ़ी अधिक होती हैं, क्योंकि पर्यावरण से जो है खतरा क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं, यानी याद रखने पेरेंटल केयर्स क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। अगला जो है वो है आपके प्रजनन की विधियां, है ना। अलग अलग मेथड्स के द्वारा क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें पहला विधि है विभाजन की विधि यानी फीजन मेथड है। दूसरा है मुकुलन विधि यानी बडिंग मेथड्स हैं। और उसके बाद है बीजाणु निर्माण यानी स्पोरुलेशंस मेथड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विभाजन विधि में क्या होते हैं, जीव परिपक्व होते हैं और दो हिस्से में बढ़ते हैं। मुकुलन में क्या होता है, जीव परिपक्व होते हैं, उसमें उभार जैसी संरचना का विकास होता है और वे जो है अलग होकर के नए जीव बनाते हैं। बीजाणु निर्माण विधि में जो है आपके स्पोरुलेशंस मेथड में स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। तो यहाँ पर हो गए 3 मेथड। पहला मेथड हो गया विभाजन विधि यानी फ्यूजन मेथड हो गया। दूसरा है आपका मुकुलन यानी बडिंग मेथड हो गया। और तीसरा है स्पोरुलेशंस यानी बीजाणु निर्माण। विभाजन विधि आपके अमीबा में, मुकुलन विधि आपके यीस्ट में और स्पोरुलेशंस आपके पेनिसिलियम और स्पर्जिलस में। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विभाजन विधि क्या होता है। तो विभाजन विधि यानी कि फीजन मेथड में क्या होता है कि यह एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही मेथड्स है ना। तो यह एक अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है जिसमें एक परिपक्व जीव 2 या 2 टुकड़ों से अधिक टुकड़ों में बढ़ते हैं और विभाजित होकर के क्या करते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो आपके एक पेरेंट सेल्स हो गए ना, ये क्या करते हैं, अपने जैसे जो है संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो ये कितने करते हैं, तो 2 और मोर कर सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक करते हैं। और प्रत्येक बटा हुआ टुकड़ा जो है ना, क्या करता है, एक नए जीवों को जन्म देता है जो 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि फीजन मेथड्स को, विभाजन विधि को हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है आपका द्विविभाजन, जिसके अंतर्गत जो है अमीबा जो है अनुकूल परिस्थिति में क्या करता है, आपके द्विविभाजन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन्स करता है। पैरामीशियम्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चप्पल की आकृति वाला जीव यानी कि स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। और युगलीना, तो इन सबों में क्या होता है, आपके द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। जीवाणु जो होते हैं वह क्या करते हैं, बाइनरी फिजन्स करते हैं, यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा है बहुविभाजन की प्रक्रिया, जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। जैसे अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, बहुविभाजन की प्रक्रिया करती हैं। प्लाज्मोडियम जो आपके मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक हैं, अमीबा हो गए, प्लाज्मोडियम हो गए, इन सबों में क्या होता है, बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है, यानी मल्टीपल फिजन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड जो है वो है क्या है, मुकुलन विधि है, यानी बडिंग मेथड है। तो यह एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है ना, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जीव शरीर के बाहर या जीव शरीर के अंदर जो है ना, संरचना का विकास होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और इसे हम लोग बर्ड्स भी कहते हैं। जब यह क्या होता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तब यह जनक से अलग होते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, जो आगे चलकर नए जीवों को क्या करता है,
जन्म देता है। जैसे आपके हाइड्रा हो गए, ईस्ट हो गए, स्पॉन्जेज हो गए, इन सबों में क्या होता है, बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन होता है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बडिंग जो होता है, जैसे ये ईस्ट है तो ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है केंद्रक का बंटवारा हुआ, फिर जो है साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है बढ़ते हैं। लेकिन याद रखने, ये जो यहाँ पर उभार जैसे संरचना का विकास हुआ ना, ये शरीर के बाहर हुआ, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर भी जो हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड का विकास होता है, शरीर के बाहर होता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, यानी बाह्य मुकुलन कहेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, मुकुल के पाए जाने के आधार पर, यानी कि जो आपके जो है ना बर्ड्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, जीव शरीर के अंदर बन रहे हैं कि जीव शरीर के बाहर बन रहे हैं, यानी एक्सटर्नल सरफेस पे बन रहे हैं कि इंटरनल सरफेस पे बन रहे हैं। इसी के आधार पर ना हम लोग मुकुल को जो है अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला है बाह्य मुकुलन, जिसे हम लोग एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग कहते हैं। अगर हम लोग बाह्य मुकुलन की बात करें, एक्सटर्नल बडिंग की बात करें, तो यह क्या होता है, मुकुलन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें मुकुल यानी बर्ड, जिसे हम लोग बोले, जीव शरीर के बाहरी सतहों पर बनते हैं, यानी एक्सटर्नल सरफेस पर बनता है, जो परिपक्व होते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, अपने पेरेंट सेल से अलग होते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आपके हाइड्रा हो गए, ईस्ट हो गए, इन सबों में क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है। तो यहाँ पर जो है ना आंतरिक मुकुलन की अगर बात करें, तो आंतरिक मुकुलन में क्या होता है, मुकुल जीव शरीर के अंदर बनेगा। तो मुकुलन का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुकुल जीव शरीर के अंतः सतहों पर बनते हैं, तो इस प्रकार के मुकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक मुकुलन कहते हैं। और इस प्रकार का मुकुलन जो होता है ना, यानी बडिंग जो होता है, वो आपके स्पॉन्जेज में पाए जाते हैं। स्पॉन्ज कहाँ रखे गए हैं, तो पोरीफेरा फाइलम में रखे गए हैं। इसमें गेम्यूल्स का फॉर्मेशंस होता है, जो इनर मोस्ट लेयर्स पर जो है ना क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाता है, जिसमें क्या होते हैं आपके जो है स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, मल्टीपल फिजन्स इन प्लाज्मोडियम में, है ना। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम क्या है, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, तैयार होते हैं, जो क्या होते हैं, बाहर निकलकर अलग अलग जीवों को जन्म देते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड्स हैं, वो है बीजाणु निर्माण विधि यानी स्पोरुलेशंस विधि। तो यह विधि क्या होता है, सामान्य रूप से कवक और शैवालों में पाई जाती है। इस विधि में जनक पौधा जैसे जो है अपने क्या करता है, बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाई तैयार करता है, जिसे हम लोग स्पोर्स कहते हैं। जब बीजाणु पेटी फटती है ना, तब बीजाणु बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जो है ना नए जीवों को जन्म देते हैं। जैसे राइजोपस हो गए, म्यूकर हो गए, स्पर्जिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास, इन सबों में क्या होता है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के बाद जो है ना ये अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम में। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये चेन में सजे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो ये है आपके पेनिसिलियम, जो आपके कहाँ रखे गए हैं, कवक के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर जो है देख लीजिए, यहाँ पर जो म्यूकर है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके स्पोरेंजियम बनते हैं ना, स्पोर सैक्स बनते हैं, इसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो है स्पोर्स पैदा होते हैं। और ये जो है स्पोरेंजियम एक डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है, जिसे हम लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जो स्पोर्स की अगर बात करें कि अगर स्पोर्स में क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जू स्पोर्स कहेंगे। और जू स्पोर्स जो है एक बंद बैग नुमा संरचना में बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम्स कहते हैं। तो याद रखना है कि बीजाणु निर्माण विधि जो होता है ना, कवक और शैवालों में पाई जाती है मुख्य रूप से, जिसमें क्या होता है, जो बीजाणु बनते हैं ना वो पेटी में बनते हैं, है ना,
और आपके पेनिसिलियम में जो है ना आपके स्पोर्स जो बन रहे हैं ये चेन में सजे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस में क्या होते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशंस होता है और ये चेन में सजे होते हैं, जिसे हम लोग एकाइनेट कहते हैं। अगला जो है वो है अलैंगिक प्रजनन के कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला मेरिट्स में हम लोग देखते हैं, एडवांटेज में देखते हैं, यह एक क्या है, सरल तथा तीव्र प्रक्रिया है, यानी कि यह सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। दूसरा है इसमें प्रजनन हेतु जो है ना दूसरे साथी को ढूंढना नहीं पड़ता है, यानी इस प्रकार के प्रजनन को करने के लिए जो है ना नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा है कि अधिक संख्या में संतति यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग डिमेरिट्स देखते हैं ना, डिसएडवांटेज देखते हैं, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि उत्पन्न संतति अपने जनक से समान होता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानें होती हैं ना वह अपने माँ बाप से समान होती हैं, पेरेंट से सिमिलर होती हैं। तो इस प्रकार के संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब इससे क्या होगा, विभिन्नताएं नहीं होंगी और विभिन्नताएं नहीं होंगी तो विकास नहीं होगा। तो ये क्या हो गए, अलैंगिक प्रजनन की हानियां हो गए। दूसरा है कि यह विकास की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है जब क्या होता है, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि नर और मादा युग्मक की भागीदारी नहीं हो रही है तो युग्मनज का विकास नहीं होगा। युग्मनज का विकास अगर नहीं होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, जिससे विभिन्नताएं नहीं आएगी और विभिन्नता नहीं आएगी तो उत्परिवर्तन नहीं होगा और उत्परिवर्तन जो है विकास का कारण बनती है। तो आपके अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, विकास की भूमिका में जो है ना अपना रोल नहीं निभाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा जो है ना मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं। तो याद रखना है अलैंगिक प्रजनन की हानियों में पहला यहाँ पर जो है ना उत्पन्न संतति अपने जनक से समान होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। इससे विभिन्नताएं नहीं आती हैं, विकास की प्रक्रिया में जो है भाग नहीं लेते हैं, मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं, यानी पेरेंटल केयर क्या होता है, अब्सेंट होता है। आगे हम लोग देखें कि कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस जो आपके प्लांट्स में होते हैं। तो प्रजनन की इस विधि में क्या होता है कि पौधों के हिस्से जैसे जड़ हो गए, तना हो गए, पत्ती हो गए, बर्ड्स हो गए, इसमें क्या होता है, नए पौधे का विकास होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि कहते हैं और दूसरा है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि, यानी कि आपके जो हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो गए, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पौधे जो है ना अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट सेल्स जो है ना, सिंगल प्लांट्स बॉडी जो होता है ना, अपने रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स इत्यादि से क्या करते हैं, एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को पौधों की भाषा में क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का महत्व हम लोग देख लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का पहला महत्व है, पहला है यह एक क्या है, तीव्र प्रक्रिया है, यानी कि यह एक क्या है, फास्ट प्रोसेस है। दूसरा है कि यह प्रक्रिया जो है ना उन पौधों में कारगर होती हैं जिसमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी कायिक प्रवर्धन जो है ना हम लोग उन पौधों में कर सकते हैं या कारगर होता है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला हो गए, गन्ना हो गए, अंगूर हो गए, इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो याद रखना है यह प्रक्रिया उन पौधों में कारगर होती हैं जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया। तो कायिक प्रवर्धन का महत्व में यह एक क्या है, तीव्र प्रक्रिया है। यह उन पौधों में कारगर होती हैं जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया। अगले पॉइंट्स की अगर बात करें तो इस विधि के द्वारा जो है ना
किसी नए क्षेत्र में जहाँ बीज उगाना मुश्किल होता है वहाँ पर भी हम लोग यह विधि क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम लोग ना किसी उजाड़ क्षेत्र को जल्द से जल्द हरा भरा कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर क्या होता है पौधे आसानी से जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ पर हम लोग कायिक प्रवर्धन की विधि अपना करके जो है हम लोग उस उजाड़ क्षेत्र को जो है ना जल्द से जल्द हरा भरा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के द्वारा जो है ना, यानी इस मेथड्स के द्वारा जो है ना उत्पन्न पौधे के जीवित रहने के चांस क्या होते हैं, 100% होते हैं। यानी याद रखना है कि जो है आपके जो पौधे लगते हैं ना कायिक प्रवर्धन के द्वारा, उसमें जो पौधे के जिंदा रहने के जो चांस हैं वो 100% होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका कलम प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वे पौधे जिसकी पैदावार ज़्यादा होती हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शंस देते हैं, उसका ही ना हम लोग कलम काटते हैं। तो वहाँ पर एक तने में हम लोग क्या कर देते हैं या अधिक तनों में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट लगाकर मिट्टी की लेप देते हैं और उसके बाद जो है ना किसी सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। पुनः जो है उसे जो है निरंतर पानी देते रहते हैं। जैसे ही जड़ें आती हैं उसे हम लोग मुख्य पौधों से हटा लेते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर जो कलम विधि है जो है ना वो हम लोग मुख्य रूप से बरसात के दिनों में करते हैं। दूसरा जो डायग्राम है ये है आपका लेयरिंग। लेयरिंग में अगर हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक मुख्य तने से, यानी कि जो आपका तना जो है क्या होता है जमीन से पूरी तरह से सटा हुआ रहता है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ से जड़ें निकल आती हैं। जैसे ही जड़ें निकलती है ना उसे जो है मुख्य पौधों जो तने सटे हुए हैं ना, तो उसे हम लोग क्या किए, मिट्टी चढ़ा दिए। और जैसे ही उससे जड़ें आती है ना उसे हम लोग मुख्य पौधों से अलग कर देते हैं। और यह प्रक्रिया अगर हम लोग एक तने के साथ करें तो उसे हम लोग सिंपल लेयरिंग कहेंगे। और 2 या 3 लेयर के साथ करें, 2 या 3 स्टेम के साथ करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड लेयरिंग या माउंट स्टूल लेयरिंग कहते हैं। और जो तीसरा डायग्राम है वो है आपका ग्राफ्टिंग वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पौधे को जोड़ते हैं। तो ये है आपके रूटेड वाले पोर्शन यानी जड़ बनाते हैं, और ये है आपके तने वाले पोर्शन। तो रूट वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। और जो तना बनाता है और जो स्टेम सिस्टम बनाता है उसे हम लोग साइकोन कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, 2 पौधे को इस प्रकार से जोड़ते हैं ताकि वो दोनों बटा हुआ पौधा जो है ना टुकड़ा है वह एक ही पौधों के रूप में ग्रो करे। और यहाँ पर जो जड़ तंत्र बनाता है ना उसे हम लोग रूट स्टोक कहते हैं। और जो तना तंत्र बनाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की जो है प्राकृतिक विधि में है ना कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में क्या होता है, ये अपने आप क्या होते हैं, एक नए पौधे को जन्म देते हैं जिसमें क्या होता है हम लोगों की भागीदारी नहीं होते। जैसे रूट्स में क्या होता है, डहेलिया में इस तरह का होता है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा भूमिगत तने यानी अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें जिसमें आपके सकर हैं, सकर में आपके मिंट आ जाते हैं, क्राइजेंथेमम आ जाते हैं। राइजोम जो होता है वो आपके भूमिगत तने के ही रूपांतरण है जिसमें आपके जिंजर हो गए, टर्मरिक हो गए यानी कि अदरक हो गया और हल्दी हो गया। उसके साथ बम्बू भी जो होता है ना राइजोमेटस होते हैं। उसके बाद है आपका बल्ब है ना, इसमें क्या है ओनियन और गार्लिक आता है। उसके बाद है ट्यूबर मॉडिफिकेशन, इसमें आपके पोटैटो हैं। तो ध्यान रखने हैं कि डहेलिया में क्या होता है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। भूमिगत तने के अंतर्गत आपके सकर्स है जिसमें मिंट और क्राइजेंथेमम्स हैं। राइजोम जो है वो आपका जिंजर और टर्मरिक जो है वो राइजोम्स के अंतर्गत रखे गए। बल्ब मॉडिफिकेशंस के अंतर्गत प्याज और लहसुन है। ट्यूबर के अंतर्गत आपका पोटैटो आता है। अगर हम लोग क्रीपिंग स्टेम की बात करें तो रनर है जिसमें जो है ऑक्जेलिस और ग्रासेस आते हैं। ऑफसेट में आपका आइकॉर्निया आता है। अगर हम लोग पत्ती के कायिक प्रवर्धन की जो है प्राकृतिक विधि की देखें तो पत्ती में जो है मुख्य रूप से आपके पत्थर चट्टा हो गए, बिगोनिया हो गए, इन सबों में क्या होता है
पत्तियों के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होते हैं। उसके बाद है बल्बिल्स, है ना, इसमें एगेव मॉडिफिकेशंस। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि, तो इसमें आपके कलम मेथड्स हो गए, ग्राफ्टिंग प्रक्रिया हो गई और उत्तक संवर्धन जिसे टिश्यू कल्चर्स कहते हैं। तो आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में यानी कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि में पहला जो विधि है वो है आपका ग्राफ्टिंग विधि। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधे को इस प्रकार से काटते हैं और उसे हम लोग जोड़ते हैं ताकि वे एक ही पौधों के रूप में क्या हों, विकसित हों, जिसमें से एक भाग जो है ना जड़ तंत्र का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, और दूसरा भाग जो होता है ना तना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नवपल्लव कहते हैं। तो याद रखना है कि ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में जो होता है ना, क्या होता है कि जो रूट सिस्टम बनाते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, और जो फ्यूचर में शूट सिस्टम बनाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये रूटेड पोर्शंस हैं जिसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, और शूट सिस्टम क्या बनाता है, साइकोन का बनाता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग रूटेड पोर्शंस को रूट स्टॉक कहते हैं और यहाँ पर साइकोन कहते हैं। तो दो पौधे को हम लोग जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो दो पौधे को इस प्रकार से काटते हैं और जोड़ते हैं ताकि वो दोनों पौधा एक ही पौधों के रूप में ग्रो करे। जैसे रोज हो गए, एप्पल हो गए, मैंगो हो गए, इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्ट। अगला जो मेथड है वो है आपका लेयरिंग मेथड। तो इस विधि में पौधों की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार से डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा जो होता है ना मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा होता है, और मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर ना जब जड़ें उग जाती हैं तो उसे जनक पौधे से काट कर ना अलग कर दिया जाता है, और इस प्रकार मिट्टी में दबी हुई शाखा से क्या हो जाता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे चंपा है, चमेली है, रस भरी है, इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। तो अगर हम लोग लेयरिंग प्रक्रिया जो है ना एक तने के साथ करते हैं तो उसे सिंपल कहते हैं, और अगर दो या तीन के साथ करते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड या माउंड स्टूल लेयरिंग कहते हैं। उसके बाद जो है आपका टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन है। तो उत्तक संवर्धन भी क्या है, कायिक प्रवर्धन का एक कृत्रिम विधि है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में जो एक क्या है, बहुत ही जटिल तथा आधुनिक प्रक्रिया है, जो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एक्स पौधे को यानी कि जैसे कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, भ्रूणपोष हो गया, परागकण हो गया, भ्रूण हो गया इत्यादि को लेते हैं और प्रयोगशाला में है ना पोषक तत्वों की मौजूदगी में एसेप्टिक कंडीशंस पर संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ध्यान में रखने हैं कि उत्तक संवर्धन जो होता है ना कायिक प्रवर्धन का क्या है, एक कृत्रिम विधि है, जो हम लोग क्या करते हैं, पौधों की कोशिकाओं को लेकर के, उत्तकों को लेकर के, भ्रूणपोष को लेकर के, परागकण को लेकर के ना हम लोग प्रयोगशाला में जो है ना उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में एसेप्टिक कंडीशंस पर यानी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स पर क्या करते हैं, हम लोग संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। और यह टिश्यू कल्चर जो है पौधों में करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पादप उत्तक संवर्धन के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पौधे के जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपके सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, एम्ब्रायोज हो गए, एंडोस्पर्म हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसे ही हम लोग एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट्स मीडियम देते हैं तो उससे क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस का फॉर्मेशंस कहते हैं। तो याद रखने ऑब्जेक्टिव के लिए कैलस का फॉर्मेशंस जो होता है ना वो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर्स में होता है। जब हम लोग एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रखते हैं, एसेप्टिक कंडीशंस पर रखते हैं, तो मास ऑफ सेल्स बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशंस कहते हैं। तो प्लांट
टिश्यू कल्चर में जो है पौधों में क्या है, एक विशेष प्रकार के जो है कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न प्रोसेस करी जाती हैं जो पौधों में क्या है संभव है, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में ना एक विशेष प्रकार की क्षमता होती हैं जो है क्या करता है, एक छोटे सेल से नए पौधे यानी होल प्लांट्स बॉडी तैयार कर सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी का गुण कहते हैं। यानी जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं ना, टोटीपोटेंसी का एबिलिटी पाया जाता है, कैपेसिटी पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं एक सेल से होल प्लांट बॉडी तैयार कर सके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, प्रजनन का ही प्रकार होता है जिसमें नर तथा मादा जो है ना वो दोनों भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लक्षण या गुण होते हैं। तो पहला पॉइंट्स में करेंगे कि इसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट्स होता है इसमें। दूसरा है कि इसमें सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार होते हैं। उसके बाद है इसमें निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज की कोशिका बनती हैं। अगला है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद है इससे विभिन्नताएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग युग्मक आपस में कंबाइन करते हैं। अगला है इस विधि के द्वारा जो है उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं, यानी कि इस प्रक्रिया में जो है ना जो उत्पन्न संतानों की संख्या होती है ना वो बहुत ही कम होती हैं। अगला है कि इसमें शिशु जो है ना अपने पेरेंट सेल से असमान होते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी देखें कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं कि जो उत्पन्न संतति होते हैं ना वह क्या होता है, अपने पेरेंट से समान होता है ना, अपने पेरेंट सेल से समान होता है। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नर और मादा युग्म का मिलान होता है, युग्मनज कोशिकाएं बनती हैं जिससे विभिन्नताएं आती हैं और इस तरह से जो उत्पन्न संतति होती है ना वह माँ बाप से क्या होती हैं, अलग थलग होती हैं, यानी क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं। अगला जो है यह क्या है, उद्विकास की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, विकास होना संभव है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रजनन में जो है ना मातृरक्षा क्या होती हैं, पाई जाती हैं, यानी पेरेंटल केयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला देखें कि लैंगिक प्रजनन के जो है ना कौन कौन से लाभ हैं, है ना, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो पहला हम लोग देखते हैं इसके द्वारा क्या होता है, जीन का वहन होता है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान ना जीनों के मिश्रित होने से जो है ना जनसंख्या में जीवन शक्ति बनी रहती हैं। तीसरा है कि लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुई संतान विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस विकास का आधार बनती हैं। और अगला जो है इसमें शिशु की देखरेख जो है ना जनकों के द्वारा की जाती हैं। तो याद रखने हैं कि लैंगिक प्रजनन में जो है कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला लाभ इसके द्वारा क्या होता है, जीन का वहन होता है, यानी जो जीनी कैरेक्टर्स होते हैं ना वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जीनों के मिश्रित होने से समस्त जनसंख्या में जीवन शक्ति बनी रहती हैं। और तीसरा है लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुई संतानें जो होती हैं ना इससे विभिन्नताएं आती हैं जो विकास का आधार बनती हैं। यानी इस प्रकार से क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के प्रकार से इवोल्यूशन होता है यानी विकास होता है। अगला है शिशु की देखरेख जो है ना इनके द्वारा की जाती हैं। अगला है कि लैंगिक प्रजनन की हानियां, है ना, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हम लोग देखें कि यह क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है यानी स्लो प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नर तथा मादा जो है दोनों को ढूंढना पड़ता है। यानी कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करने के लिए जो है ना नर और मादा जो है शरीर की आवश्यकता होती है।
हैं, युग्मक की आवश्यकता होती है। तो अतः अगर नर और मादा युग्मक ना हो तो लैंगिक प्रजनन होना संभव है नहीं, है ना। तो इस कंडीशंस में जो है अगर लैंगिक प्रजनन होता है तो नर और मादा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जो आपके क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस एडवांटेज है, हानियां हैं। उसके बाद आगे देखें कि इसमें क्या होता है, कम ही संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं। यानी कि जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में क्या होता है स्मॉल जो है संख्या में क्या होता है संतानों उत्पत्ति होते हैं। अगला जो है लैंगिक प्रजनन की घटनाएं हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का इवेंट्स है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इवेंट्स में जो है ना 3 प्रोसेस शामिल हैं। पहला है पूर्व निषेचन जिसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है युग्मक जनन होता है जिसे हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस है युग्मक का स्थानांतरण। तो याद रखना है पूर्व निषेचन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस होता है और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण होता है। उसके बाद है निषेचन, इसमें क्या है नर और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं संयोग करते हैं, यानी द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पश्च निषेचन यानी कि जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है। तो 3 हो गया आपकी घटना, पहला हो गया पूर्व निषेचन, दूसरा हो गया निषेचन और उसके बाद है आपका पश्च निषेचन। तो लैंगिक प्रजनन में कितनी घटनाएं शामिल हैं, तो 3 घटनाएं शामिल हैं। पहला है पूर्व निषेचन की घटना, दूसरा है आपका निषेचन की घटना और उसके बाद क्या है पश्च निषेचन की घटनाएं। यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है अलग अलग घटनाएं होती हैं। पहला जो हम लोग देखें वो है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, उसके बाद है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी लैंगिक प्रजनन में 3 घटनाएं शामिल होती हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन यानी पूर्व निषेचन अवस्था, निषेचन अवस्था और क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी कि पश्च निषेचन अवस्था। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं, आपका युग्मक का बनना जिसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं और दूसरा है गेमीट का ट्रांसफर यानी युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो 2 बातें होती हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज में। पहला है गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन होता है, युग्मक बनते हैं और उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होता है। फिर आ जाते हैं जब युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है ना तो ये क्या होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी पश्च निषेचन अवस्था जिसमें क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूण बनने की जो है विधि होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखते हैं कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं यानी गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं यानी गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद है समयुग्मक यानी युग्मक समान होता है जिसे हम लोग आइसोगैमिट्स कहते हैं। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक जो होते हैं ना अलग अलग आकार आकृति के होते हैं। तो यहाँ पर जब क्या होगा युग्मक जो है ना जब 2 युग्मक आपस में संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं समान होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं समयुग्मक कहते हैं यानी आइसोगैमिट्स कहते हैं। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं ना जिसे हम लोग क्या कहते हैं आइसोगेमी कहते हैं। दूसरा है विषम युग्मक, जब 2 युग्मक क्या होंगे असमान होगा यानी एक छोटे होंगे दूसरे बड़े होंगे। तो छोटे युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोगैमिट्स कहते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे मेगागैमिट्स बोलेंगे। तो विषम युग्मक में जो होता है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे एनाइसोगैमिट्स कहेंगे। यहाँ पर एक युग्मक छोटे होते हैं और दूसरे युग्मक क्या होते हैं बड़े होते हैं। अगर तीसरे युग्मक की बात करें तो वो है आपका ऊगैमिट। इसमें क्या है नर तथा मादा युग्मक जो होता है ना का विकास होता है यानी कि एक गैमिट्स क्या होंगे नर होंगे
और दूसरे गैमेट्स क्या होंगे, मादा होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पौधों में क्या होता है। ज़्यादातर आपके एंजियोस्पर्मिक पौधों में, हायर प्लांट्स में परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि पौधों में क्या होता है जिसमें पुष्प लगते हैं, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसे हम लोग पॉलिनेशंस भी कहते हैं। उसके बाद है जाइगोट। तो जाइगोट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जो कैसे हैं, द्विगुणित होते हैं और इसे हम लोग नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। अब युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, तो युग्मनज का निर्माण किससे होता है, तो जब दो युग्मक यानी एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक आपस में जब क्या करते हैं, संयोग करते हैं, फ्यूजन्स करते हैं, तो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज को ही हम लोग क्या कहते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। यानी कि जंतुओं के कंडीशंस में युग्मनज कोशिका ही ऐसी होती हैं जो क्या कर सकती हैं, संपूर्ण जीव शरीर का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन पौधों के कंडीशंस में क्या होता है, पौधे के कोई भी सेल्स हो गए, उत्तक हो गए, भ्रूणपोष हो गए, वे पूरे संपूर्ण शरीर को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। लेकिन जंतुओं में जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ युग्मनज की ही जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरे शरीर को डेवलप कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना, टोटिपोटेंसी का गुण जो होता है ना, वो आपके पौधों में होते हैं। और इस वजह से प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप उत्तक संवर्धन जो है आधारित है। लेकिन जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में टोटिपोटेंसी का गुण जो होता है ना, उनकी कोशिकाओं में वो अब्सेंट होता है। अगला पॉइंट है कि द वाइटल लिंक इन बिटवीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जो जाइगोट होते हैं ना, वह क्या करता है, वाइटल लिंक होता है। आगे है निषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। यानी कि जब युग्मक का मिलान होता है ना, तो जब जीव शरीर के बाहर मिलेगा तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बाह्य निषेचन सामान्यतः क्या होता है, शैवालों में, उभयचरों में, मछलियों में होता है। चूँकि इस प्रकार का निषेचन जो है ना संयोगवश होता है, इसलिए इसमें युग्मक की संख्या क्या होती हैं, काफ़ी अधिक होती हैं। तो याद रखने हैं कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशंस का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संयोग कहाँ होता है, माध्यम में होता है, यानी जीव शरीर के बाहर होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, जो आपके शैवालों में पाए जाते हैं, उभयचरों में पाए जाते हैं, मत्स्यों में पाए जाते हैं। जो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस है यानी बाह्य निषेचन होते हैं, उसमें नर और मादा क्या होते हैं, दोनों चलनशील होते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनल की, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना नर युग्मक ही क्या होते हैं, चलनशील होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंतर देखें बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में, तो पहला हम लोग करते हैं बाह्य निषेचन में, पहला पॉइंट से इसमें युग्मक जो होता है ना माध्यम में छोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर मीडियम में रिलीज किए जाते हैं गैमेट्स। उसके बाद है उत्पन्न संतति की संख्या जो होती है ना, वह काफ़ी अधिक होती है। अगला है संतति क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पेरेंटल केयर जो है पुअरली डेवलप होता है या अब्सेंट होता है। अगला है निषेचन मादा शरीर के बाहर होती हैं, यानी याद रखने हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस में जो निषेचन की प्रक्रिया होती हैं वो जीव शरीर के बाहर होती हैं। और अगर आंतरिक निषेचन के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, युग्मक जो होता है ना मादा शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। दूसरा है संतति की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। अगला है उत्पन्न संतति जो है सुरक्षित होते हैं क्योंकि पेरेंटल केयर होता है। और आगे जो है निषेचन जो है मादा शरीर के अंदर होता है, यानी इनसाइड बॉडी होता है।
उसके बाद आगे हम लोग देखें कि जायगोट से क्या होता है, भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जायगोट सेल्स में डिवीजन तथा डिफरेंशिएशन होता है। तो डिवीजन से यानी विभाजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है यानी कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तथा डिफरेंशिएशन से क्या होता है, लेवल ऑफ सेल होता है यानी कोशिका के काम का बंटवारा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि युग्मनज की कोशिकाएं जो बनती हैं ना, आपके किससे बनती हैं, तो नर और मादा युग्मक के बाद बनती हैं। और यही जो है ना, युग्मनज की कोशिका में विभाजन होता है, कोशिकाओं के काम का बंटवारा होता है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, और इससे क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बनते हैं, जिसे एम्ब्रायो कहते हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं या भ्रूणोद्भव से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। या युग्मनज कोशिका से क्या होता है, विभाजन यानी डिवीजन और डिफरेंशिएशन से मास ऑफ सेल्स बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक तैयार होते हैं, यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, युग्मक तैयार होते हैं। तथा भ्रूणोद्भव के अंतर्गत क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो बहुत बार डिफरेंस भी आता है, गेमिटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, और भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद है कि वेजिटेटिव फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जो जीवों में क्या होता है, तीव्रता से वृद्धि तथा विकास होता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वेजिटेटिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जीवों के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करने की क्या होती हैं, क्षमता होती हैं। यानी कि इस फेज में आने के बाद जो होता है ना, जीवों में क्या होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता यानी एबिलिटी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। उसके बाद है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या अनियमितता या रोग उत्पत्ति का क्या होता है, विकास होता है। तो जीवों को हम लोग इसके आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर 3 हिस्से में हम लोग बांटते हैं, 3 चरण में बांटते हैं। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, जहाँ पर क्या जो है आपके वेजिटेटिव फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, जीवों का तीव्रता से विकास होता है, वृद्धि होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती हैं, छिन्न हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें कि प्रजनन काल के आधार पर जो है ना, जीव को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मौसमी प्रजनक, जिसे हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो वैसे जीव जो किसी एक निर्धारित समय में ही जो है ना, या मौसम में प्रजनन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे मेढक हो गए, छिपकली हो गए, मछलियाँ हो गई, ये सब के सब क्या हैं, मौसमी प्रजनक करने वाले जीव हैं। और दूसरा जो है आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर यानी सतत प्रजनक जो होता है, वैसे जंतु जो किसी भी मौसम में प्रजनन करने की प्रक्रिया कर सकते हैं और बच्चे उत्पन्न कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे गाय हो गए, मनुष्य हो गए, घोड़ा हो गया, ये सब के सब क्या हैं, आपके सतत प्रजनक करने वाले जीव।
तो याद रखना है, प्रजनन काल के आधार पर जीवों को हम लोग दो हिस्सों में बांटे। पहला है सीजनल, जिसे मौसमी बोले, वैसे जंतु जो किसी एक निर्धारित काल में ही क्या करते हैं, मौसम में ही बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मेढक हो गए, छिपकली हो गए, मछली हो गए, ये सब के सब क्या हैं, मौसमी प्रजनक वाले जीव हैं। और सतत प्रजनक में क्या होता है, किसी भी मौसम में अगर प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और बच्चे उत्पन्न कर सकता है तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहेंगे। जैसे मनुष्य हो गए, ये क्या हैं, आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। आगे हम लोग देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र, जिसे हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। तो यह एक क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन है, यानी साइक्लिक चेंजेज हैं, मादाओं में पाया जाता है, यानी कि फीमेल्स में पाई जाती हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रस साइकिल है, यह नन प्राइमेट्स के मादा में होता है, जैसे गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल्स होता है। तो याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कहाँ मिलेंगे, मनुष्य के मादाओं में मिलेंगे, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। और दूसरा है ऑस्ट्रस साइकिल, कहाँ है, गाय में, कुत्ता में और बिल्ली में क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल होता है। अगला है वैसे जंतु जो अंडे जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडयुज जीवधारी कहते हैं, यानी ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं, यानी एग लेइंग्स एनिमल्स भी कहते हैं, यानी कि वे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है लेकिन मादा शरीर के बाहर होता है। तो इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे पक्षियाँ जो हैं आपके अंडे देते हैं, सरीसृप हो गए, स्तनधारी हो गए, ये सब के सब क्या हैं, ओवीपेरस एनिमल्स हैं, यानी कि अंडयुज जीवधारी होते हैं। अंडे के अंदर जो है निषेचित अंडे जो चारों तरफ से एक कवच द्वारा ढका रहता है, जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं। जो अंडे का कवच होता है ना वाइट, वह किससे निर्मित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आगे है कि वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं या पैदा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो दूसरा टाइप है कि वे जंतु जो बच्चे को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग जरायुज जीवधारी कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में उसे विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इसमें बच्चे अपने जो है ना मदर से एक विशेष प्रकार के, यानी कि अपने माँ से जो है ना एक विशेष प्रकार के कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपड़ा कहते हैं, यानी प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके भ्रूणीय अवस्था में जो पल रहे बच्चे हैं यानी शिशु हैं, है ना, तो ये गर्भाशय अवस्था में है। तो यह क्या होता है, अपने माँ से क्या होता है, एक विशेष प्रकार के कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह की डोरी से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में इसे प्लेसेंटा कहते हैं। और इसी के माध्यम से जो है ना सारी जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसी प्लेसेंटा के द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे मनुष्यों में, गाय में, बकरियों में जब शिशु का विकास होता है, जन्म होता है ना, तो क्या होता है, इसी विशेष डोरी के द्वारा जो है ये अपने माँ के शरीर से जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसे जंतु जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसे विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, यानी जरायुज जीवधारी कहते हैं। इसमें भ्रूण का पोषण जो होता है, विकास होता है, मादा शरीर के भीतर होता है। बच्चे अपने मदर से जो है ना एक विशेष प्रकार के कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा यानी अपरा कहते हैं। इसी के माध्यम से सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि पोषण होता है, उत्सर्जन होता है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है, इन्हीं डोरी के द्वारा होता है, इन्हीं कनेक्शन के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे मनुष्यों में, गायों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो इसी डोरी के द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर आते हैं।